नमस्कार। राहुल गांधी ने आज हलवे के बारे में बयान दिया। उस बयान में कोई स्वाद तो नहीं आया, लेकिन उस बयान से एक डिवाइड एंड रूल की राजनीति ज़रूर समझ में आती है। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के बाद भी अभी तक इंडिया के फॉल्ट लाइन को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बहुत ही चिंताजनक बात है। चिंताजनक बात इसलिए है क्योंकि उनकी पावर बढ़ी है, और पावर बढ़ना चिंता की बात नहीं है, लेकिन जिसके कारण पावर बढ़ी है वो प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। इंडिया में जितनी डाइवर्सिटी है, इंडिया में जितना फॉल्ट लाइंस हैं, आप चाहो तो इंडिया को टुकड़ों टुकड़ों में कन्वर्ट में बदल सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, जो कि था मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम से था। बिफोर कई बार लोगों ने कोशिश की। ये बात सही है कि इंडिया कि भारत का वर्णन हमारे शास्त्रों में किया गया है, हमारे वेदों में किया गया है कि भारत को डिफ़ाइन किया गया है, लेकिन उसके बाद कई सारे पॉलिटिकल कह सकते हो कुछ पॉलिटिकल एम्बिशन के कारण और पॉलिटिकल लाभ के कारण लोगों ने अपनी अपनी सत्ता बनाई, और किंगडम हुए। कई जो किंगडम ने जीत लिया किसी को, उसने फर्दर जीत लिया किसी को, ऐसे करके मौर्य साम्राज्य भी बहुत बड़ा बना। फिर उसके बाद गुप्ता साम्राज्य भी बहुत बड़ा बना। उसके बाद मुग़ल साम्राज्य भी काफ़ी बड़ा बना। तो उन्होंने एक तरीके से इंडिया को यूनिफाई तो किया, बट वो यूनिफिकेशन था उनका मोर लाइक ए किंगडम वाला यूनिफिकेशन था। एक कि अपने राज्य को बढ़ाना है, वो एक विस्तारवादी एक्सपेंशनिस्ट माइंडसेट था, और इसी के कारण से भारत की यूनिफिकेशन हुआ। एनीवे, हम हिस्ट्री में नहीं जाते हैं, हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं बात करता हूँ प्रेजेंट की। ये बात भी सच है कि इंडिया में अगर मैं डिवीज़न की बात करूँ तो कास्ट में आप लोगों को डिवाइड कर सकते हो, आप लोगों को रीजन में डिवाइड कर सकते हो, आप लोगों को शहरों में डिवाइड कर सकते हो, आप लोगों को धर्म में डिवाइड कर सकते हो, और आप लोगों को अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, इन सब क्लास में डिवाइड कर सकते हो। आप लोगों को अपर कास्ट वर्सेस लोअर कास्ट में डिवाइड कर सकते हो। और लोअर कास्ट की बात करेंगे तो उसमें भी मल्टीपल डिविजन्स हो सकते हैं। पहली बात तो ये मुझे अपर कास्ट और लोअर कास्ट वाला ज़्यादा जो टर्मिनोलॉजी है, ये टर्मिनोलॉजी से मुझे मतलब मैं तो यूज़ नहीं करना चाहता, तो शायद मैं यूज़ नहीं करूँगा। बट हाँ, जो हमारे यहाँ टेक्निकली जिसको हम बोलते हैं शेड्यूल्ड कास्ट, टेक्निकली जिसको बोलते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स वर्सेस नॉन शेड्यूल्ड कास्ट, नॉन शेड्यूल्ड ट्राइब्स। राहुल गांधी जो बढ़ रहे हैं आगे, वो इसी फॉल्ट लाइन को एक्सप्लॉइट करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि 1980 तक जिस टाइम पे इंदिरा गांधी थी, उस टाइम पे कभी भी कास्ट का डिवीज़न कांग्रेस पार्टी ने शायद नहीं किया, जितना मुझे समझ में आता है। 80 के बाद इंदिरा गांधी ने फर्स्ट टाइम रिलीजन डिवीज़न की पॉलिटिक्स की, मुस्लिम अपीज़मेंट की पॉलिटिक्स की। उसके पहले तक तो इन अपीज़मेंट की कोई बात भी नहीं होती थी। इनफैक्ट सो मच सो कि नेहरू जी ने तो कास्ट सेंसस के लिए मना ही कर दिया था। अब मेरे ख्याल से कास्ट सेंसस होना भी नहीं चाहिए। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि कास्ट की पॉलिटिक्स तो इंडिया में एक सच्चाई है, इससे मुंह कैसे मोड़ सकते हैं। सच है ये, अनफॉर्चुनेट ट्रुथ है ये कि इंडिया में कास्ट पॉलिटिक्स से आप मुंह नहीं मोड़ सकते, आपको कास्ट पॉलिटिक्स में आना ही पड़ेगा। एक रीज़न है मुझे बीजेपी को सपोर्ट करने का। वो रीज़न ये है कि बीजेपी कास्ट की पॉलिटिक्स नहीं करती है, और मुझे लगता है कि अगर इंडिया में कास्ट की पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाए तो जो रिलीजियस डिवीज़न है, वो डिवीज़न भी अपने आप ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि लोगों को एक्सप्लॉइटेशन करने का मौका नहीं मिलेगा, चांस नहीं मिलेगा। और मुझे ये लगता है कि ये बहुत बड़ी ज़रूरी चीज़ है, जो कि हम सभी लोगों को ध्यान देना चाहिए कि हम किसी भी तरीके की कास्ट नैरेटिव बना पड़े। आप देखो ज़रा, आज उन्होंने बात की कि हलवे का जो फाइनेंस मिनिस्टर का जो एक सेरेमोनियल होता है बजट पेश करने के पहले, वो एक स्वीट डिश पेश करते हैं। स्वीट डिश आपस में एक दूसरे को खिलाते हैं। वो इसलिए खिलाते हैं, नॉर्मली इंडिया में ट्रेडिशन है कि आप जब भी बहुत मेहनत करते हो, आप पार्टी करते हो, राइट। इंडिया में ट्रेडिशन नहीं होता है कि आप स्वीट डिश बनाते हो जब भी कोई आप सेलिब्रेशन का मौका होता है, और शायद यही सेलिब्रेशन का मौका था बजट के टाइम पे, और ये एक ट्रेडिशन इंडियन पार्लियामेंट में बन चुका है, जिसको निर्मला सीतारामन भी निभा रही थी। अब इस हलवे के जिस टाइम पर हलवा खिलाया जा रहा था, उस टाइम पर
किसी कास्ट को लेकर आने की ज़रूरत क्या थी? मुझे तो नहीं लगता किसी भी कास्ट को लेकर आने की कोई भी ज़रूरत थी कि इसमें ओबीसी कितने हैं, इसमें एससी कितने हैं, इसमें ब्यूरोक्रेट, मतलब इन सब चीज़ों को क्या है? कल को राहुल गांधी से पूछना चाहिए ना कि जब वो फॉरेन ट्रिप्स में जाते हैं, थाईलैंड या बैंकॉक जाते हैं या कहीं और जाते हैं, तो कितने ओबीसी लोग को लेके जाते हैं, कितने एससी एसटी को लेके जाते हैं। मतलब आप इस लेवल पे आकर अगर आप पॉलिटिक्स करना चाहते हो तो वो लेवल में बहुत डिफ़िकल्टी है, उस एक्चुअली उस पहली बात तो ये वो मूर्खतापूर्ण बातें हैं। जब आप एक बात पूछते हो कि आपके ब्यूरोक्रेसी में कितने सारे एससी एसटी हैं, कितने सारे ओबीसी हैं। अरे यार, ब्यूरोक्रेसी में एससी एसटी या ओबीसी या जनरल से क्या मतलब है? ब्यूरोक्रेसी इज़ देयर टू सपोर्ट द गवर्नमेंट। जो नेता उनको डायरेक्शन देंगे वो ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे। और दूसरी बात ये भी, मेरे ख्याल से ब्यूरोक्रेसी में जो प्रमोशन में जो रिजर्वेशन आया है वो काफ़ी लेट आया है। पहले नहीं था प्रमोशन में रिजर्वेशन, वो काफ़ी लेट आया है। तो अब वहाँ तक जो लोग आए, वहाँ तक आते आते फिर उनको टाइम लगेगा। और दूसरी बात ये है कि अगर मैंने इनफैक्ट थोड़ा सा कोशिश की, अगर आप कर्नाटका का चीफ सेक्रेटरी देखोगे तो वो तो जनरल कास्ट की हैं, नॉन एससी एसटी हैं। अगर आप भूपेंद्र सिंह बघेल जो छत्तीसगढ़ के सीएम थे, उनके जो सेक्रेटरी जिनको उन्होंने नियुक्त किया था नवंबर 2020 में, अमिताभ जैन, वो तो जैन हैं, वो तो एससी एसटी ओबीसी में नहीं आते हैं। और अभी करंट गवर्नमेंट में भी वही चीफ सेक्रेटरी हैं, उनको चेंज नहीं किया गया है। तो आप अपने राज्य में तो देख लो, जो आप प्रीच कर रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट को करने के लिए, उसको आप पहले अपने स्टेट में तो करके देखो। और दूसरी बात ये कि आप मत करो, मैं नहीं चाहता आप ये करो, क्योंकि ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ बेकार की बातें हैं। आप देखो, भारत को यूनिफाई करना सबसे बड़ा चैलेंज है। और अगर आप आज की डेट में देखोगे, यूरोप हो गया, यहाँ पे यूरोप में क्या है, यहाँ पे सब कुछ इतना अच्छा है। लंदन में मैं लंदन में हूँ इस समय, सब कुछ यहाँ इतना अच्छा है, अच्छी रोड है, अच्छा पानी है, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन जस्ट इमेजिन करो कि यहाँ पर आपने सारा कुछ डेवलपमेंट किया और सडनली आपका स्टेट ही बिखर रहा है, आपके स्टेट में यूनिटी नहीं है, आपकी सोसाइटी डिवाइड हो रही है। तो इस डेवलपमेंट का क्या करोगे आप? क्योंकि आप इस डेवलपमेंट को भोग ही नहीं पाओगे। पहला काम तो ये होता है कि सोसाइटी यूनिफाई रहे। जब आप यूनिफाइड रहोगे, क्यों हम स्टेबल गवर्नमेंट की मांग करते हैं, या हम कोई भी कंट्री स्टेबल गवर्नमेंट चाहती है। स्टेबल गवर्नमेंट चाहने का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि जब स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी का मतलब कि जब कोई तनाव नहीं होता, एक स्टेबल गवर्नमेंट रहती है। जब गवर्नमेंट स्टेबल रहती है तो जनरली सोसाइटी भी स्टेबल रहती है, कोई ऊपर नीचे नहीं होता है, और चीज़ें उस टाइम पे डेवलपमेंट होता है। भले चाहे वहाँ पे डेवलपमेंट का पेस कितना भी कम हो, डेवलपमेंट का पेस डेवलपमेंट में आपके पास दिशा कितनी भी अच्छी ना हो, तब भी आपका थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट होता रहता है। ये बात ज़रूर है कि अगर आप करप्शन नहीं कर रहे हो और आप बस एक सिंपल सा गवर्नेंस चला रहे हो कि हाँ, मेरे पास इतना बजट आता है हर साल और मुझे इंश्योर करना है कि बजट सब तक पहुँच जाए, इतने में ही आपका प्रोग्रेस होने लगता है। और मुझे लगता है इंडिया जिस स्वीट स्पॉट में है, जहाँ पर भारत के पास अभी इतनी ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर आपने ब्लूमबर्ग रिपोर्ट देखी होगी, उसमें बताया गया है कि भारत चाइना को ओवरटेक कर सकता है। ऐसे में इंडिया बाय 2030 ऑनवर्ड्स, 2031 एंड 32 ऑनवर्ड्स, ये बड़ा ही ये अभी करंट स्टेज के ग्रोथ के हिसाब से प्रेडिक्शन किया गया है। और ऐसे जनरली आप सभी का देख लो, मूडीज़ का देख लो, उसने अपनी रेटिंग इंडिया के लिए अच्छी की है। आप IMF की रेटिंग देख लीजिए, उन सब ने अपनी रेटिंग इंडिया के लिए अच्छी ही की है। तो इंडिया तो इस समय अच्छे पाथ में है। हमारे पास बड़ा ही अच्छा मौका है, जहाँ पर हमारे पास एक अच्छी मेहनत करने वाला यंग पॉपुलेशन है। हमारे पास एक स्टेबल गवर्नमेंट है, और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं, स्टैग्नेशन नहीं है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि अभी हमने अनलॉक ही नहीं किया है। अगर आप सिंपल शेयर मार्केट को भी देख लो, या नंबर ऑफ़ पीपल हु पे द टैक्स, आप उनको ही देख लो, कितने होते हैं? 7 करोड़ लोग टैक्स पे करते हैं, उसमें से 5 करोड़ लोग ज़ीरो टैक्स पे करते हैं, ज़ीरो। 2 करोड़ लोग टैक्स पे करते हैं, जिससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू होता है। उन 2 करोड़ में से 97% लोग 10 लाख के नीचे होते हैं, और 3% लोग 10 लाख के ऊपर होते हैं। मतलब सिर्फ 6 लाख लोग ऐसे हैं जो 10 लाख से ऊपर कमाते हैं। हालांकि ये नंबर ज़्यादा ही होगा, लोग इसमें एक्चुअली झोल करते हैं। ये सही डेटा नहीं है। डेटा सही है, बट इट डजंट रिफ्लेक्ट द ट्रू सिचुएशन ऑफ द कंट्री। कई लोग, मुझे पता है, कई लोग ज़ीरो टैक्स भरते हैं, कई सारे बिजनेसमैन ज़ीरो टैक्स भरते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, और शायद लोगों को भी सोचना चाहिए कि अपना टैक्स दें, कुछ तो टैक्स दो यार, कम से कम। ज़ीरो टैक्स देने का कोई मतलब नहीं होता है। बट एनीवे,
अभी ये देखो सिर्फ 8 करोड़ लोग टैक्स दे 7 करोड़ लोग टैक्स दे रहे हैं। अगर ये 3 टाइम्स बढ़ जाए 21 करोड़ लोग, 140 करोड़ की पॉपुलेशन, क्या आपको लगता है कि 7-10 करोड़ या 15 करोड़ लोग नहीं जो टैक्स देने वाले होंगे? होने चाहिए आइडियली। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो हमारा अभी जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है। ये बात ज़रूर है कि टैक्स इंडिया में काफ़ी हाई हैं और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को टैक्स पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। बट मैं एक्चुअली ज़्यादा दिमाग इसलिए बस ज़्यादा मैं सलाह या ज़्यादा मैं इसका डिस्कशन इसलिए नहीं करता क्योंकि गवर्नमेंट में जो लोग बैठते हैं वो दे आर एक्सपर्ट्स, तो उन वो सिर्फ एक चीज़ देख के नहीं बोलते हैं। जैसे हम सब बोलते हैं ना मिडिल क्लास को टैक्स में रिबेट दे देना चाहिए, रिबेट दे देना चाहिए। आपकी 10 लाख, मैं भी 10 लाख के ऊपर वाली सैलरी में आता हूँ, मुझे नहीं लगता है कि 10 लाख से ऊपर वाली सैलरी में टैक्स ज़्यादा है, डेफिनेटली ज़्यादा है और इसकी कम होना चाहिए। लेकिन इसके कारण से मुझे एटलीस्ट ये तो पता है ना कि मेरा जो टैक्स है मोस्ट ऑफ द टाइम, मैं नहीं बोल रहा 100% टाइम, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा टैक्स सही जगह जा रहा है। मुझे रोड्स दिखाई पड़ रही हैं, मुझे इंडिया में विजिबल चेंज दिखाई पड़ता है। जहाँ पर पहले चीज़ें स्लो मूव करती थी, अब चीज़ें फास्ट मूव कर रही हैं, सड़क बन रहे हैं, इंडिया में नए नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं और इंडिया का एक अच्छा स्ट्रॉन्ग फॉरेन रिलेशन बन रहा है। इंडिया की वैल्यू बढ़ रही है अक्रॉस दी ग्लोब। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा तो मैं फिर भी एक तरीके से मैं बोलूँगा हाँ चलो करना चाहिए, बट नहीं किया दैट्स फाइन। मैं नाराज़ हो सकता हूँ बट मैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जा सकता हूँ इस चीज़ के लिए। कमिंग बैक टू दी जो इंडिया के डिवीज़न की बात करें, मुझे प्रॉब्लम राहुल गांधी से सिर्फ इसी बात को लेकर है कि वो इंडिया को इतना डिवाइड करते हैं और कि वो अब ऐसा लगता है कि वो यहाँ पे सिर्फ डिवाइड करने के लिए खड़े हुए हैं। और अब दूसरी बात, आप एक चीज़ देखो, दूसरी प्रॉब्लम देखिए ये भी है कि कई सारे लोग इसको बहुत नॉर्मलाइज़ कर रहे हैं। आप देखो मीडिया में एक तरीके से डिस्कशन होता है, डिस्कोर्स होता है कि अपोजिशन है वो तो राजनीति करेगा, अपोजिशन काम है राजनीति करना। सॉरी, अपोजिशन काम राजनीति करना नहीं है। राजनीति बनी है देश के लिए और देश के विकास के लिए। आप ऐसी राजनीति नहीं कर सकते जिस कारण से देश का सोवरेंटी या देश का यूनिफिकेशन की प्रॉब्लम हो या देश में कोई कास्ट कोई फॉल्ट लाइंस को आप और उभारो। ये देश के लिए नहीं है राजनीति। जो भी आपको करनी है, आप राजनीति को, राजनीति जस्ट नथिंग बट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल डेवलपमेंट, सोशल, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, वॉट जो भी आप जितने सारे इंडिकेटर लगा सकते हो। बट सर्टनली इट इज़ नॉट फॉर people to divide, it is not to divide people on the basis of fault lines। आप कास्ट का सिस्टम इंडिया में ख़त्म कर दो, आप कास्ट को ओवरलैप करा दो, कास्ट की जो बाउंड्रीज है उस बाउंड्रीज़ को ख़त्म कर दो। और उसके बाद आप देखो कि इंडिया का ग्रोथ कितना तेज़ी से बढ़ता है। मतलब हम शायद उतना सोच भी नहीं पाएंगे उस तरीके से इंडिया का ग्रोथ होगा, क्योंकि इंडिया में बाय एंड लार्ज मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर पैट्रियोटिक, दे आर नेशनलिस्ट, दे आर हिंदू, दे फॉलो देयर ओन कल्चर। इंडिया इज़ वेरी हार्ड कोर हिंदू कंट्री। और रिलीजन से मेरा मतलब नहीं है, बेसिकली ट्रेडिशन से मतलब है, कल्चर से मतलब है। और मुझे लगता है कल्चर इंडिया का एज प्राइमरीली हिंदू कल्चर है। आप उसको रिलीजन से मत जोड़ना, रिलीजन से मेरा मतलब नहीं है, लेकिन हाँ एक हमारा सभ्यता है, एक हमारा ट्रेडिशन है, एक हमारा कल्चर है, जो कि एक हमारा हेरिटेज है, विरासत है, जो कि हमें सैकड़ों सालों में मिला है। और मुझे लगता है कि वो विरासत ज़रूरी है, उसको संभालना ज़रूरी है और उसके रास्ते में आगे बढ़ना ज़रूरी है। आप देखोगे इंडिया के सारे जितनी प्रॉब्लम्स तभी स्टार्ट हुई जब से हम वहाँ से हटे हैं। और ये बात सच है कि कास्ट को डिवाइड करना आसान चीज़ नहीं होती है। सॉरी, इसको यूनिफाई करना आसान नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट है। मैं बोल रहा हूँ ये काम बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन किसी न किसी को इसको आगे लेके आना पड़ेगा। और सर्टेनली मुझे नहीं लगता राहुल गांधी से ये उम्मीद मैं कर सकता हूँ। राहुल गांधी एट द बेस्ट 2024 में 1980 और 1989 की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और दैट इज़ अ प्रॉब्लमेटिक। राहुल गांधी इज़ टिपिकल ओल्ड टाइमर ट्रेडिशनलिस्ट पॉलिटिशियन, और इसीलिए शायद जो भी मीडिया वाले बंदे हैं उनको उसी दौर की पॉलिटिक्स समझ में आती है। उनको बदलता हुआ वक्त दिखाई नहीं पड़ रहा है, बदलते हुए हालात या परिस्थिति दिखाई नहीं पड़ रही है। इसी चक्कर में उनको आज भी लगता है कि वो आज की पॉलिटिक्स को भी पुराने स्केल से ही नाप रहे हैं। तो उसमें उनको बड़ा फिट लगता है राहुल गांधी कि हाँ वहाँ पे बिल्कुल फिट है, ऐसे तो होता है। उनको इसमें प्रॉब्लम नहीं लगती। ऐसा नहीं कि जानबूझ के ऐसा कुछ करते हैं, लेकिन उनको इसमें कुछ गलत नहीं लगता है, जस्ट बिकॉज कि उनकी पॉलिटिकल अपब्रिंगिंग ऐसी नहीं रही है। और यही रीज़न है कि वो सब बहुत ही नॉर्मलाइज़ कर देते हैं। वो बोलते हैं हाँ बीजेपी भी तो करती है,
हाँ, सभी करते हैं, राहुल गांधी ने भी किया, क्या क्या दिक्कत है? राहुल गांधी का तो कर्तव्य है करना, नहीं कर्तव्य तो नहीं है किसी का करना, कास्ट के बारे में पॉलिटिक्स करना, ये बात तो बिल्कुल सही है। कास्ट को रिप्रेजेंटेशन देना इज़ फाइन, कास्ट की पॉलिटिक्स करना इज़ नॉट फाइन, और दोनों में अंतर है। मैं आपको अंतर बताता हूँ। बीजेपी जब पॉलिटिक्स करती है तो उस टाइम पर पॉलिटिक्स करती है, उसका पहला पहला जो उसका सेंट्रल पिलर है बीजेपी का, दैट इज़ नॉट कास्ट। बीजेपी का सेंट्रल पिलर है हिंदुत्व। कास्ट उसके बाद आता है, जहाँ पे उनको लगता है कि हाँ, यहाँ पे इससे बात, हिंदुत्व से बात नहीं हो रही, वहाँ पे वो कास्ट को लेके आते हैं कि चलो कास्ट को भी लेके आना ज़रूरी है। बट अगर आप बाकी बाकी पार्टीज़ को देखो, रीजनल पार्टीज़ को देखो, मेरे ख्याल से तो मैं कांग्रेस को इसी हिसाब से देख रहा हूँ। पहले तो मैं देखना नहीं चाहता था, लेकिन कांग्रेस भी अभी तो वैसे ही चल रही है। एटलीस्ट जब तक कांग्रेस को सत्ता नहीं मिलेगी तब तक कांग्रेस सारे बकवास करती रहेगी। इनको एमएसपी दे दो, इनको 1 लाख रुपए पर हाउस होल्ड दे दो, इनको यू नो हर एक जितना फ्रीबीज बांट सकते हो बांट दो, उनको क्या फ़र्क पड़ना है। भारत की इकॉनमी वो कर भी देंगे, एक बार सरकार सत्ता में आएंगे तो कर भी देंगे वो, क्योंकि 5 साल तो आपको बहुत अच्छा इकॉनमी मिल रही है ना। आप करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो गया है, तो आपको तो एक अच्छा ही इकोनॉमी मिल रही है, तो आप तो उसको बिल्कुल पहले 5 साल तो आप अच्छा खासा लूट सकते हो उसको। थोड़े बहुत आप काम करोगे भी, ऑफ कोर्स करोगे, तो उससे आपका 10 साल चल जाएगा। तो अगर इस बार कांग्रेस एक बार आई तो 10 साल तक कांग्रेस बिल्कुल सही रहेगी, उसके बाद फिर हारेगी वो, अगर वो अपना थॉट प्रोसेस चेंज नहीं करती। और मुझे लगता है कि कांग्रेस का थॉट प्रोसेस चेंज नहीं होने वाला है। एटलीस्ट राहुल गांधी तो चेंज नहीं कर सकते, कोई और हो तो मुझे नहीं पता। प्रियंका गांधी के बारे में आई कांट से, बहुत ज़्यादा उनको मैंने देखा नहीं है कुछ कहते हुए करते, बट ऐसा भी कुछ बहुत शानदार चीज़ उन्होंने कभी किया नहीं जिसको देख के लगे कि हाँ एक उम्मीद है अपोजिशन से। तो अभी तो उम्मीद मुझे सिर्फ और सिर्फ बीजेपी से ही है कि वही कुछ काम कर सकती है इस मामले में, जिसमें भारत देश को आगे लेके जाया जा सकता है। मैं जो बात कर रहा था कि बीजेपी भी कास्ट की पॉलिटिक्स करती है और रीजनल पार्टी भी कास्ट की पॉलिटिक्स करती है, बट दोनों में फ़र्क ये है, बीजेपी के लिए पहला पिलर है हिंदुत्व, सेंट्रल पिलर है हिंदुत्व, उसके इर्द गिर्द वो कास्ट के ताने बाने बनती है अपनी चादर को बड़ा करने के लिए। बाकी लोगों की चादर ही कास्ट की है, उन लोग के साथ उनकी पॉलिटिक्स में अगर आप कास्ट को हटा दो तो उनकी पॉलिटिक्स खत्म हो जाती है। उनकी पॉलिटिक्स में और कुछ नहीं है, सिर्फ एक चीज़ बोल देना कि हाँ बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा था और समाजवादियों ने ये कहा था। ये सब चीज़ों से ना, ये सब बातें किताबी हैं और उनका इंटेंशन नहीं है। ये सब चीज़ अगर इंटेंशन होता तो शायद जहाँ जहाँ वो रहे हैं वहाँ पर कोई ना कोई अच्छा काम कर चुके होते। और अच्छा काम करने मतलब ये नहीं होता कि आपने एक जाति को बढ़ा दिया है या आपने एक जाति के लिए कुछ काम कर दिया, ऐसा नहीं है। अगर आपको अच्छा काम करना है तो वो समग्र होना चाहिए, कॉम्प्रहेंसिव होना चाहिए, फुल सर्कल होना चाहिए, जिसमें आपकी इकॉनमी भी अच्छी हो, सभी समाज के सभी वर्गों को अच्छा सुविधा मिले और करप्शन नहीं हो, और सारा का सारा पैसा जो जिसका ड्यू हो वहाँ पे मिलता जाए, और प्लस आप लॉ एंड ऑर्डर बना कर रखो। ये तीनों चीज़ आप नहीं कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से एक आज राहुल गांधी का जो भी भाषण था, आज मैंने सुना था। पहली बात तो मेरे ख्याल से शायद वो प्रिपेयर नहीं करते हैं। ऐसा नहीं लगता है, उनके भाषण को देख के ऐसा कुछ लगता नहीं है कि इससे कुछ मुझे सीखने को मिलेगा, कुछ मुझे नई चीज़ मिलेगी। उनके भाषण इज़ प्राइमरली अबाउट दी हेडलाइन मैनेजमेंट, कि हेडलाइन कैसे मैनेज किया जाए, और हमारी क्या बोलो बेवकूफ़ मीडिया उसी चीज़ को पिक करके चलाती रहती है। आप अच्छी बात को लेकर चलाओ, कोई इशू नहीं है। आप अच्छी बात, आप एक डेप्थ में लेके आओ, आप ऐसा कुछ क्रिटिसिज्म करो जिसको देख के लगे हाँ आपने कुछ क्रिटिसाइज़ किया है। आपने बोला मिडिल क्लास के लिए आपने कुछ काम नहीं किया, आपके पास डेटा ही नहीं मिडिल क्लास का, आपके पास डेटा ही नहीं मिडिल क्लास का। और मैं तो राहुल गांधी को सिर्फ एक ही चीज़ के लिए अपोज करूँगा, और चाहे वो कितना अच्छा काम कर, लेकिन मैं एक ही चीज़ के लिए उनको हमेशा अपोज करूँगा, क्योंकि कास्ट सेंसस कराना चाहते हैं। और कास्ट सेंसस इसलिए नहीं करा रहे हैं कि रिपोर्ट या बोले मैं कास्ट सेंसस कराऊँगा लेकिन रिपोर्ट पब्लिक नहीं करूँगा, मुझे तब भी अच्छी बात है, कोई इशू नहीं है इसमें। आपको जानना चाहिए कि क्या क्या चीज़ हैं और अकॉर्डिंगली आप उनको टेलर मेड काम कर सकते हैं। कल को क्या, बट उनका नियत वो वहाँ पे एंड नहीं करेंगे, उसके बाद वो फॉल्ट लाइन पे जाएंगे, वो एक्सप्लॉइट करेंगे। और मुझे यहीं से प्रॉब्लम है। अगर आप देखोगे उन्होंने क्या नारा लगाया था, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी जिसकी इतनी भागीदारी समथिंग, जहाँ मतलब इट्स बेसिकली कि आपका जो वेल्थ है या जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन होगा दैट इज़ प्रोपोर्शनेट टू योर नंबर ऑफ पर्टिकुलर कास्ट। इंडिया में इतने सारे कास्ट हैं, कितने सारे कास्ट का आप सेंसस कर पाओगे, तो फिजिबल ही नहीं है।
आपने आज कास्ट सेंसस कर दिया, वो आपने एक जब रास्ता खोल दोगे ना आप कास्ट का, तो आपके पास एक रास्ता नहीं रह जाएगा। फिर आप देखोगे ठाकुरों में भी मल्टीपल, कई लोग आगे बढ़ते हैं, कई लोग ठाकुरों में पीछे रहते हैं। ब्राह्मण में कई लोग आगे बढ़ते हैं, कई लोग पीछे रहते हैं। अब ब्राह्मणों में भी फिर अलग से डिवीज़न होगा। तो डिवीज़न का कोई अंत नहीं है ना। आप तो डिवीज़न तो आप अल्टीमेटली करते 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 आप फिर आप कहाँ तक पहुँच जाओगे, घर तक पहुँच जाओगे कि हाँ ये घर, ये घर, ये घर, ये घर। वो कर लो, आप पहले ही कर लो उस चीज़ को। अगर आपके अंदर दूरदर्शिता है तो आप पहले ही कर लो। आप घरों को काउंट कर लो कि हाँ ये घर गरीब है, ये घर अमीर है, ये घर गरीब है, ये घर अमीर है, ऐसा काम कर लो। उसमें कोई, वो तो बहुत अच्छी बात है अगर आप पैसे सेंसस कर पाते हो तो। क्योंकि अगर आपने कास्ट में भी किसी को भी ले लिया, अगर आपने बोला शेड्यूल कास्ट में भी सपोज आपने बोल दिया पासवान में भी और भी अंदर के अंदर डिवीज़न होंगे। सब में डिवीज़न होता है। दलित बोलो उसके अंदर डिवीज़न्स होंगे, कि सबके अंदर डिवीज़न होता है। कोई एक बार आपने कास्ट का डिवीज़न कर दिया, फिर बोलेंगे नॉर्थ और साउथ का डिवीज़न होगा उसके अंदर। उसके बाद फिर गोत्र का डिवीज़न होगा। आपको तो पता तो है ना, हिंदू का जो पूरा धार्मिक पद्धति है या जो उनका एग्जिस्टेंस है, वो एक मेथड के थ्रू बना हुआ है। उसका एक सीक्वेंस है, उसमें मल्टीपल पड़ाव हैं। गोत्र होता है, आपका देश होता है, देश मतलब लोकेलिटी होती है, और ये सब चीज़ें होती हैं। और भी कुछ होता है मुझे नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट इतना सिंपल नहीं कि आपने बोल दिया हाँ ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण नहीं। मुझे इतना पता है कि अब मुझे इतना ही पता है कि कई ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण के घर में शादी भी नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ पे ऊंचा ब्राह्मण है, वो छोटे ब्राह्मण है। तो ऐसे तो डिवीज़न इंडिया में तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, इसलिए इस बात का कोई मतलब नहीं है कराने का। और प्लीज़ ऐसा मत कराइए, ये इंडिया के लिए बहुत घातक सिद्ध होने वाला है। कोशिश सभी पॉलिटिकल पार्टीज को ये करनी चाहिए कि कास्ट के नाम पे जितना हो सके यूनिफिकेशन हो, डिवीज़न नहीं हो। और दूसरी बात, मेरे ख्याल से ये एक चीज़ और भी करनी बहुत ज़रूरी है कि सबके सब लोगों को, सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को, सारे पॉलिटिशियंस को कोशिश ये करनी चाहिए कि कास्ट की बाउंड्रीज टूटें। क्यों नहीं हम एक दूसरी जाति के जो को हम मंदिर का प्रीस्ट बना देते हैं। मतलब आई एम जस्ट सजेस्टिंग इट। आप बोलिए कि हाँ सपोज़ कीजिए एक्स मंदिर है, वहाँ का प्रीस्ट वहाँ के गरीब कम्युनिटी से होगा या जो पिछड़ा कम्युनिटी से होगा। पिछड़ा का मेरा मतलब ये नहीं है कि कास्ट वाला, पिछड़ा कम्युनिटी से मेरा मतलब है कि वहाँ पर सपोज़ कोई 100 गांव है, 100 घर है, 100 घर में आपको लगता है कि हाँ ये 2 घर हैं बहुत पिछड़े लोग हैं, उनको आप वहाँ पे मंदिर का प्रीस्ट बनाइए और बाकी सब लोगों को वो मंदिर में बुलाइए। और कास्ट भी आ रहा है इसमें, कास्ट को लेके भाई जो भी आपको लगता है, मुझे लगता है इसमें कुछ एक प्रॉपर रणनीति बनानी पड़ेगी सोशल इक्विटी के लिए, सोशल जस्टिस के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये बड़ा ज़रूरी चीज़ है कि कास्ट में डिवीज़न ख़त्म हो, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिकॉज दैट गोज़ अगेंस्ट द आइडिया ऑफ इंडिया, अगेंस्ट द आइडिया ऑफ भारत। दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और इसीलिए मुझे लगता है कि हमें बहुत ज़रूरी है कि ऐसे किसी भी अटेम्प्ट को टूथ एंड नेल वी शुड अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ थिंग्स, दिस काइंड ऑफ इंटेंशंस ऑफ द पीपल। और दूसरी बात है, नॉर्मलाइज मत करो यार कि अपोजिशन का काम है पॉलिटिक्स करना, राजनीति करना। प्लीज़ डोंट नॉर्मलाइज दैट। नॉर्मलाइज करोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप भी इसी डिवीज़न वाले पॉलिटिक्स में आप भी शामिल हो, और बल्कि आप इसको शह दे रहे हो। आपका काम एज एन इंटेलेक्चुअल, आप आई होप कि आप लोग इंटेलेक्चुअल हो। मुझे नहीं लगता, बाय द वे काफ़ी कम लोगों के लिए लगता है कि हाँ जो इंटेलेक्चुअल हैं। अदर जाके पॉलिटिक्स आज भी पुराने हिसाब से चल रही है, जो कि देश के लिए घातक है। थैंक यू।